सभी समझ में आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल कर रहे थे, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हो, बहुपद। और फिर से पिछले क्लास, अगले क्लास की बात करने के पहले मैं आप सभी को क्या बता दूं, एक बार पोल के बारे में देख लेते हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर ही दिखेगा। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके एक क्वेश्चन दिखेगा, मतलब क्वेश्चन का नंबर दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको लगता है सी सही है, इस डॉट पर क्लिक करोगे, सर्कल पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, वोटेड लिखा हुआ आएगा, तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करें, ताकि सभी का पोल रिपोर्ट में नाम आ सके। ठीक है, और आपको कोशिश करना है कि सही करो, लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, करना सभी को है, सही है गलत। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के टॉपिक हमारी 2 चीज हमने कवर किया था। पहला था त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखा था समीकरण। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद में घात क्या होता है, आप बता सकते हो? त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? नाम से ही क्लियर है। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3, घात मतलब पावर। तो ऐसा बहुपद दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसा बहुपद जिस बहुपद का घात 3 होगा सर, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, उसी को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात 3 होने के लिए क्या जरूरी है? जो भी उसमें चर है, जो भी वेरिएबल है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चर यानी वेरिएबल का घात, मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे बताइए चर के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है? देखो 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन सबसे बड़ा की बात करेंगे तो बोलेंगे सर 5। चर के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर है वो 5 है। तो इस बहुपद का घात अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 5 है। तो ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये त्रिघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2, अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? यहाँ पर चर के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? तो मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर आपको 3 दिख रहा है ना? 2 3 से छोटा है, पावर तो 3 भी है और 2 भी है चर के ऊपर, लेकिन बड़ा 3 है ना, तो आप कहेंगे इस बहुपद का घात सर बड़ा वाला होता है, तो बहुपद का घात 3 कहलाएगा। और 3 घात है तो क्या कहेंगे? इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको त्रिघात कहेंगे, यस। ठीक है, तो इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चन और भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा था समीकरण यानी इक्वेशन। इक्वेशन में आप लोग बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट समीकरण है या नहीं है? क्या क्या चीज बताया था? वेरी गुड, इक्वल टू सर का। इज इक्वल टू का साइन। हाँ वेरी गुड, आप बोलोगे सर समीकरण में बहुत जरूरी है कि इक्वल टू का साइन हो। अब इक्वल टू के साइन के दाएं तरफ भी कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे और बाएं तरफ भी कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे। तो जो भी टर्म्स आपका इक्वल टू के दाएं तरफ लिखा रहेगा उसको कहते हैं राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। जो भी बाएं साइड लिखा रहेगा उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो इक्वेशन में हमेशा दो साइड होता है, एलएचएस और आरएचएस, और ये दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्वल टू का साइन यही दिखाता है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं, दो उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं x+2, ये समीकरण है क्या? सिर्फ मैंने लिखा x+2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। लेकिन वही अगर मैं लिख दूं x+2 बराबर 0, अगर मैं ऐसे लिख दूं x+2 बराबर 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये हमारा एक बायां पक्ष हो गया, एक दायां पक्ष हो गया, एक एलएचएस हो गया, एक आरएचएस हो गया। तो ये वाले को क्या कहेंगे? इसको हम इक्वेशन कहेंगे या फिर समीकरण कह सकते हो। समझ में आया? तो यही दो कंसेप्ट हमने सीखा था लास्ट क्लास में। इसी पे बेस्ड मैं एक पोल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको आप लोग रिकॉल कहते हो। रिकॉल मतलब पिछले क्लास पे आधारित क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्लास में 2 टॉपिक किया था, तो दोनों ही पे के क्वेश्चन करेंगे, एक त्रिघात बहुपद पर और एक समीकरण पे। ठीक है, चलिए 2 पोल पूछा जाएगा आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है? तो आपको ध्यान देना है कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा पोल में जाकर। ठीक है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन है, इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो त्रिघात है। कोई एक इनमें से ऐसा बहुपद है जो त्रिघात नहीं है, तो बताइए कौन सा त्रिघात नहीं है? आराम से देखो सारे ऑप्शन को।
पहले ऑप्शन में लिखा गया है माइनस का वाई क्यूब प्लस 7y+1। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया एक्स का पावर 3+9। तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है 3p का पावर 3-2। और चौथे ऑप्शन में लिखा है z+z² -8z² और z² का घात 3। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आराम से करिए। ठीक है, आराम से करिए। ठीक है, चलो अभी 15 सेकंड और रुकते हैं। एक बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, मतलब दो हो, और आप में से एक बच्चे का पोल नहीं आता, तो एक स्टूडेंट और हो जिनका नहीं आया है। आप जैसे आंसर करोगे मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज आप थोड़ा क्लास को पहले ज्वाइन किया करो, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। जैसे आप अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आपका क्या है, चैट एक रिकॉल क्वेश्चन मिस हो गया, अभी मैं कुछ चीज रिवीजन करवा रहा था वो मिस हो गया। तो टाइम पर ज्वाइन करो, थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मैं त्रिघात बहुपद पहचानना था। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए को मैं देखूं, तो सभी का घात आप लिख दो। ऑप्शन नंबर ए में सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, चैट सेक्शन में लिख के बताओगे। मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पहले वाले ऑप्शन में चर y है, y का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है। तो आपको बोलो, आप लोग बोल रहे हो सर 3, वेरी गुड। तो बोलोगे सर यहाँ पर पहले जो टर्म है इसमें घात 3 है, यहाँ पर y का घात 1 है, यानी 1 है। तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात 3 है। और बहुपद का घात है तो 3 है, तो त्रिघात हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चर क्या है, एक्स, एक्स का घात कितना है, 3 है। तो यहाँ भी घात मुझे 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह भी त्रिघात बहुपद है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखें, तो यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल हमारा पी है, और पी के ऊपर पावर कितना है, 3 है ना। तो अगेन दिख रहा है सर यहाँ पर भी घात कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये भी त्रिघात है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी सही होगा क्या। अच्छा, ऑप्शन डी को मैं देखूं, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर मुझे यहाँ भी 3 दिख रहा है ना। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या लिख रखा है, मैं अगर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूँ z+z का पावर 2 -8z² का पावर 3। अभी बताओ डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, डायरेक्ट अगर देखने में तो आपको सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 3 दिख रहा होगा, है ना ये। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको घात पर घात दिखे, ब्रैकेट में लिखा गया z², उसके ऊपर पावर 3, तो आपको एक रूल लगाना है, आपको बताया था a का पावर m का पावर n, है ना। जब घात पे घात रहे तो इसका मतलब होता है m इंटू n, घातों को गुना कर देते हैं। तो इसको आप आंसर करने के लिए आप इसको गुना करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे, तो ये मिलेगा z+z² -8 z का पावर कितना, यहाँ बताओगे आप लोग, ये आपको बताना है। z का घात कितना लिखो लास्ट में, चैट में लिख के बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरी गुड। अच्छा, 3 3 नहीं, आशीष थोड़ा सा चेक करो। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को जैसे ही गुना करोगे तो आपको मिलेगा पावर 6। ठीक है, पावर 6 मिल गया, हाँ आप सही लिख रहे हो सब लोग। तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे सर, यहाँ पर मेरा चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 6 है। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो इस बहुपद का घात 6 हो गया, और बहुपद का घात 6 है तो ये त्रिघात होगा क्या, इस बहुपद का घात 6 है तो त्रिघात नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला त्रिघात नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन से क्या समझने को मिल रहा है, कि हो सकता है कभी सबसे बड़ा क्वेश्चन में तो 3 दिख रहा हो, मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा हो, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ऐसे आप सभी का आंसर सही था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक इक्वेशन पर, एक समीकरण पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से एक समीकरण को बस पहचानना है। निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए, मुझे बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा आपको एक समीकरण लग रहा है। ठीक है, कौन सा एक समीकरण दिया गया है। तो पोल आपका ऑन किया गया है, बहुत ही कम समय लगेगा, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। समीकरण के लिए क्या बताया था, समीकरण में एक LHS होना चाहिए, एक RHS होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, है ना, ये बताया था ना। इतना चीज अगर याद है तो काफी जल्दी कर लोगे। मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, सॉल्व करना पड़ता है हमें।
आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो दो बच्चे और हो, जल्दी से आंसर कीजिए। दो बच्चे और हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो 10 सेकंड रुकते हैं, समय कम दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, बस समीकरण को पहचानना था। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन में क्या होता है? मुझे पता है सर, समीकरण में एक इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। इक्वल टू के दाएं साइड RHS होता है, इक्वल टू के बाएं साइड LHS होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या? बराबर का साइन दिख रहा है? कहेंगे बराबर का साइन नहीं है सर, ये हमारा समीकरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में बराबर का साइन दिख रहा है क्या? आप सभी को चैट में लिख के बताओ, कहीं पर भी बराबर का साइन है? यस और नो? आप बोलोगे सर नहीं सर, कहीं पर भी समीकरण में सॉरी इस इक्वेशन में समीकरण, सॉरी इस वाले स्टेटमेंट में कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी में बताइए, कहीं पर भी सब इक्वल टू का साइन है क्या? यस या नो? यस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है x-1 बराबर का 2y, और ये इक्वल टू का साइन हमें बता रहा है कि यह एक समीकरण है। ये हमारा दायां पक्ष हो गया RHS, ये हमारा बायां पक्ष हो गया LHS। तो कहेंगे सर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यही समीकरण है। ठीक है। ऑप्शन डी समीकरण होगा क्या? कहीं पर भी इक्वल टू का साइन है? कहेंगे नहीं सर, कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। इक्वल टू का साइन नहीं था, समीकरण नहीं हुआ, जहां पर इक्वल टू का साइन मिला वही समीकरण हो गया। ठीक है। चलिए। तो इस टाइप से कर लोगे, समीकरण पहचान लोगे सभी लोग, इक्वेशन पहचानने आएगा कर लोगे सभी लोग। देखो ये तो हम लोग समीकरण ने पहचान लिया। अभी तक हमने क्या किया? समीकरण को पहचानना सीखा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इक्वेशन के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, समीकरण कैसे प्रकार के होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने के पहले आप सभी को यह पढ़ना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, रैखिक वर्ड आप सभी ने सुना है? आपको मैंने ही पढ़ाया है। रैखिक वर्ड पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है? मुझे बताओ। रैखिक बहुपद आप सभी को पढ़ाया गया था, है ना, रैखिक बहुपद। तो अगर ये वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो सर रैखिक समीकरण भी समझ जाओगे। मुझे बताइए रैखिक बहुपद क्या होता है? यानी वन, कोई भी चैट में लिख सकते हो या फिर वन। हाँ, तो चर का घात वन होना चाहिए, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद का अगर कोई आपसे घात पूछे तो आप क्या बोलोगे? या इसका डिग्री कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? वन होता है। मतलब चर का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कहां पर? रैखिक बहुपद में। बस बहुपद के जगह पर अगर हम समीकरण कह दें तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का मैक्सिमम घात एक हो जाएगा उसको ही रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आया? रैखिक बहुपद से रिलेट करो, दो चीज को रिलेट करो। रैखिक बहुपद में चर का मैक्सिमम घात एक था, तो रैखिक समीकरण में चर का मैक्सिमम घात एक होगा, है ना। बस यहाँ पर समीकरण लिखा रहेगा, बहुपद में इक्वल टू का साइन नहीं था, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, है ना। तो जिस समीकरण में देखो क्या लिख रखा है, जिस समीकरण में चर का, फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर हुआ सभी को? मुझे बताइए, इतना क्लियर है? चलिए। तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x-1 बराबर 2, इस समीकरण को देख के बताइए ये रैखिक समीकरण है या नहीं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है इक्वल टू का साइन है, डेफिनेटली एक समीकरण तो है सर, समीकरण तो है, इक्वेशन तो है। उसके बाद मुझे बताओ रैखिक है या नहीं है। यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, मुझे बताओगे चैट में लिख के। चर यानी वेरिएबल क्या है? तो आप बोलोगे चर सर एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक नहीं एक्स है, एक्स है ना ये बात। तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर घात कितना है? तो आप बोलोगे सर एक्स के ऊपर घात एक है। कुछ भी नहीं लिखने का मतलब, अगर मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ इसका मतलब एक्स का पावर एक है। अगर मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ तो ए का पावर कितना है? ए का पावर एक है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात अगर कोई आपसे पूछे, चर एक्स का घात, तो आप बोलोगे सर एक है। तो चर का मैक्सिमम घात यहाँ पर एक है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है?
ये वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और चर का अधिकतम घात एक दिख गया तो हम कहेंगे सर ये रैखिक समीकरण है। समझ में आया? इतना इतना क्लियर है? एक और मैं लिख रहा हूं उदाहरण। मुझे बताइए y प्लस जेड बराबर 5, ये रैखिक समीकरण है क्या? ये रैखिक समीकरण है? समीकरण तो है, ये साफ दिख रहा है क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन बताता है कि समीकरण। काफी जल्दी हमने देख लिया। उसके बाद मुझे बताओ चर क्या क्या है। एक चर हमारा y है और एक z है। y के ऊपर घात कितना है? y के ऊपर घात कितना है? वेरी गुड। आप बोलोगे सर y के ऊपर घात एक है। z के ऊपर घात कितना है? z के ऊपर घात कितना है? आप बोलोगे सर z का भी घात एक है। तो इस बहुपद का घात, या सॉरी इस समीकरण का कोई आपसे घात पूछे तो क्या बोलोगे? सर यहाँ पर चर का मैक्सिमम घात एक है, तो इस समीकरण का भी घात कितना हो गया? इस समीकरण का घात एक हो गया। तो हम कह सकते हैं सर यह भी जो लिखा रखा है यह भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? यह भी हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों रैखिक समीकरण हो गए। एक और उदाहरण देखिए, y बराबर 5 लिख दूं, सिर्फ मैं लिख रहा हूं y बराबर 5। मुझे बताओ ये रैखिक समीकरण है क्या? ये रैखिक समीकरण है? देखो समीकरण तो है ना, इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि समीकरण तो है सर। इक्वल टू का साइन आ गया, एक एलएचएस आ गया, एक आरएचएस आ गया, तो समीकरण तो है। अब बात उठती है रैखिक समीकरण है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो चर का मैक्सिमम घात कितना है, y के ऊपर घात कितना दिख रहा है? बोलोगे सर y के ऊपर घात एक है ना? कुछ भी नहीं है, y लिखने का मतलब y के ऊपर घात एक लिखा गया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका घात कितना है? चर के ऊपर एक है। तो हम कहेंगे सर यह भी क्या है? यह भी रैखिक समीकरण है। तो ये तीनों के तीनों क्या लिख रखे थे? रैखिक समीकरण। बताइए इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक और उदाहरण लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 7। मुझे बताओ ये रैखिक समीकरण है क्या? ये रैखिक समीकरण है? तो वो समीकरण तो ये है क्योंकि इक्वल टू का साइन, इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर चर का मैक्सिमम घात कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो x के ऊपर मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर घात कितना आ गया? 2 आ गया। और घात 2 को हम क्या कहते हैं? द्विघात, है ना। तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण, इसको रैखिक समीकरण नहीं कहे। समझ में आया? तो इसको आप रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि रैखिक के लिए आपको ऊपर ही देखो बोला गया था कि रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होगी? अधिकतम, मैक्सिमम घात एक होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतना? तो मैक्सिमम पावर एक रहेगा तभी रैखिक होगा, एक से अधिक पावर आ जाएगा तो रैखिक बहुपद, सॉरी रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था? आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये बताया ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो क्या होगा? ऐसा समीकरण जो रैखिक भी हो, मतलब चर का घात एक होना चाहिए और सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। जैसे आप तीन चीज आपको देखना होगा। हेडिंग देखिए क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर, रैखिक और समीकरण, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल। समीकरण या इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है? देखो तीन कंडीशन है यहाँ पर। तीनों ही कंडीशन को जब भी आपको कोई इक्वेशन देकर चेक करने के लिए बोला जाए ना कि वो रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, तो आप तीन कंडीशन चेक करोगे। क्या क्या है? पहला कि वो समीकरण है या नहीं है। समीकरण होने के लिए जरूरी है कि एक हमारा एलएचएस हो, एक हमारा आरएचएस हो, और बीच में इक्वल टू का साइन। अगर ऐसा रहेगा तो वो समीकरण होगा। ठीक। दूसरा कंडीशन हमें चेक करना होता है कि वो चर का घात एक है या नहीं, मतलब रैखिक है या नहीं। रैखिक होने के लिए चर का घात कितना होना चाहिए? अधिकतम घात एक होना चाहिए, एक से बड़ा घात नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो अधिकतम घात आना चाहिए डिग्री, वो चर के ऊपर एक होना चाहिए, तभी वो रैखिक कहलाएगा। तीसरा कंडीशन क्या चेक करोगे? कि हमारा जो भी जो इक्वेशन लिख रखा है उसमें सिर्फ एक ही चर है या नहीं है। मतलब हमें अगर एक चर वाला देखना है तो हमें, अगर एक्स को यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स को यूज करिए, अगर वाई को यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वाई को यूज करिए, एक साथ दो चर नहीं आना चाहिए। तो केवल एक ही चर होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन अगर जहां पर भी मिलेंगे, अगर आपको लगता है सर पहला वाला कंडीशन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तभी हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इन तीनों में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा उसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। जैसे देखो उदाहरण से क्लियर होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x प्लस 7 इक्वल टू 8। पहले मुझे ये बताओ कि ये समीकरण है या नहीं है। मुझे बताओ ये समीकरण है या नहीं, यस और नो।
आप लोग सभी लोग बताओ। तो आप कहोगे सर हमें साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो एक एक समीकरण तो है, ठीक है। दूसरा चीज मुझे चेक करके बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये रैखिक है या नहीं, रैखिक है या नहीं, यस और नो। तो यहाँ पर चर क्या है, चर हमारा एक्स है, चर के ऊपर घात कितना है, एक है, मैक्सिमम पावर, या फिर कह सकते हो यहाँ घात कितना दिख रहा है सर, एक। तो हम कहेंगे सर ये रैखिक भी है, ठीक है, रैखिक भी है। तीसरा चीज आप क्या चेक करोगे कि सर यहाँ पर जो भी इक्वेशन में चर कितने हैं, तो मुझे चर की संख्या बताओगे कितने चर हैं। तो चर क्या है, सिर्फ एक्स। तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक चर आया था, सिर्फ एक चर आया एक्स, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आप बोलोगे सर ये तीनों ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, समीकरण भी था, रैखिक भी था, एक चर वाला भी था, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो समझ में आया, तीनों ही चीज चेक करना होगा आपको। बताइए इतना क्लियर हुआ। और भी उदाहरण से सीखेंगे। अभी के लिए देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखा x+8, मुझे बताइए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, आप लोग बताओ। देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप सीधे कह देगो सर ये तो समीकरण ही नहीं है, इक्वल टू का साइन ही नहीं है ना। तो आप कहोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं कहलाएगा। तो जब इक्वेशन ही नहीं है, जब समीकरण ही नहीं है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं है ना। तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है तो समीकरण ही नहीं कहलाएगा, और समीकरण नहीं है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण ये नहीं कहलाएगा। और भी उदाहरण करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख दूं, अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पर x+9 बराबर y, मुझे बताइए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। तो आप बोलोगे सर नहीं सर, यहाँ पर तीसरा वाला कंडीशन देखो, एक चर वाला होना चाहिए ना, यहाँ पर तो दो चर आ गए, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, दो चर आ गए, तो ये दो चर वाला हो गया, एक चर वाला नहीं है, तो इसको भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। हालांकि ये समीकरण है और ये रैखिक भी है। आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि दोनों जगह चर का घात एक है, तो रैखिक समीकरण है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। तो हमें तीन चीज देखना होगा, ठीक है। और उदाहरण से देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दो उदाहरण और लेता हूँ, x-1 बराबर, इस वाले को हटाओ अभी, अगर मैं पहले उदाहरण को देखने कह रहा हूँ, इस वाले को देख के बताइए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, बस यस नो में आंसर बताओ, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो यस, आप लोग कह रहे हो यस। तो ये समीकरण तो साफ दिख रहा होगा सभी को इक्वल टू का साइन है सर, समीकरण इक्वल टू का साइन है, एक हमारा LHS आ गया, एक हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो LHS RHS था, तो समीकरण तो कहलाएगा, ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूं आपसे, यहाँ पर कितने चर है, चरों की संख्या बताइए, कितने चर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक ही चर दिख रहा है, सिर्फ एक्स को यूज किया गया है ना, तो एक चर है, ठीक है। चर का घात कितना है, उस चर के ऊपर पावर कितना है, डिग्री कितना है, तो डिग्री बोलोगे सर एक, कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ एक्स लिखा गया है तो एक्स का घात एक रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे सर, समीकरण भी है, इक्वल टू का साइन का मतलब समीकरण भी है, रैखिक भी है, क्योंकि यहाँ पर चर का घात एक है और सिर्फ एक चर वाला है, तो हम कहेंगे सर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तीनों ही कंडीशन फॉलो किया, एक चर भी था, रैखिक भी था और समीकरण भी था। रैखिक क्यों था, क्योंकि चर का घात एक था, ठीक है। अब अगले वाले उदाहरण को देखिए, अगर मैं इस वाले उदाहरण को पूछूं आपसे, इस वाले को देख के बताओ मुझे, बस इतना बताना ये समीकरण है या नहीं है, ये समीकरण है या नहीं है। नहीं, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, एक एक कंडीशन देख के बताइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण तो होगा, पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई किया, समीकरण तो है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर ये रैखिक है या नहीं है, ये रैखिक है या नहीं है, चर का घात एक है कि नहीं। आप बोलोगे सर जहां भी चर है y का पावर एक, यहाँ भी है, यहाँ भी y का पावर एक ही है, तो रैखिक भी होगा, डेफिनेटली ये रैखिक भी है, दोनों जगह चर का मैक्सिमम पावर एक है, तो रैखिक होगा। यहाँ पर कितने चर हैं, चरों की संख्या बताइए, वेरिएबल का नंबर बताइए, कितने चर है, सिर्फ एक ही चर है। देखो दो जगह पर आपको भले ही दिख रहा होगा वाई वाई, लेकिन दोनों जगह वाई ही है ना, तो आप बोलोगे सर सिर्फ
y को यूज किया गया, भले ही दो जगह पर है तो चर सिर्फ एक ही है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको भी कहेंगे। तीनों ही कंडीशन यस 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 आ गया तो कहेंगे सर एक ही चर था y, चर का घात भी एक था और वो समीकरण भी था, तो इसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहां से कंफ्यूज नहीं करना। देखो यहाँ पर बस कंफ्यूजन ये हो सकता है कुछ बच्चों को कि सर यहाँ पर तो दो जगह y है, तो दो जगह है, ये ठीक है कि दो जगह है, लेकिन दोनों जगह y है ना, तो सिर्फ एक ही चर y को तो ही यूज किया ना मैं, दोनों जगह पर y को ही लिखा, ऐसा तो नहीं किया ना x और y दोनों ही लिख दिया। ठीक है, अगर दो अलग अलग चर लिखेंगे तब जाकर वो दो चर कहलाएगा, दोनों ही जगह पर y ही लिखा तो वो एक चर वाला ही कहलाएगा। अगर मैं चार जगह लिख दूं x तो वो एक चर वाला ही कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ x को ही यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहां से ये नहीं देखना कि कितने जगह पर लिखा गया है, हमें ये देखना होगा क्या चर लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, हाँ LHS RHS है ना, यहाँ पर एक LHS है एक RHS है, तो समीकरण भी है ना, LHS RHS है तो समीकरण भी है। अगला इक्वेशन, ये एग्जाम्पल को देख के बताओ, ये वाला जो एग्जाम्पल है मुझे बताओ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? x² - 2 = 7। देखो यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक करूँ ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं पहला कंडीशन चेक करूँ कि ये समीकरण है या नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन था, एक LHS था एक RHS था, तो समीकरण होगा। दूसरा कंडीशन अगर मैं देखूं कि यहाँ पर चर कितने हैं, या फिर चर की घात ही देख लो, सेकंड कंडीशन में देख लो चर की घात कितनी, तो मुझे बताओगे इसका घात कितना है, तो इसका घात कितना है? आप बोलोगे सर घात मुझे यहाँ पर दो दिख गया, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है चर के ऊपर? दो दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक है क्या? ये रैखिक है, तो हम कहेंगे नो ये रैखिक नहीं है। तो आगे कंडीशन नहीं भी चेक करोगे तो काम चलेगा, हम कह सकते हैं जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रैखिक नहीं है ना, तो ये रैखिक नहीं है। ठीक है, नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, हालांकि चर इसमें कितने हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर चर कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल बताओगे? अगर मैं आपसे ये सारी चीजें मिटा के आपसे पूछूं कि चर कितने हैं, देखो चर तो सिर्फ एक ही है, चर सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया, एक ही चर को यूज किया गया, लेकिन ये एक चर वाला द्विघात समीकरण इसको कहेंगे। इसका अगर कोई नाम आपसे पूछ दे तो आप कहना सर ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है, रैखिक नहीं कहेंगे। तो ये आंसर नो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रैखिक नहीं था, यही हमारा मेन रीजन था। ठीक है, ये रैखिक नहीं है क्योंकि इसका चर का घात एक नहीं है, दो है। ठीक है, चलो अगला उदाहरण देख के बताओ। अगर ऐसे लिख के आपसे पूछूं कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? समीकरण तो डेफिनेटली दिख रहा होगा काफी आसानी से कि इक्वेशन तो है सर, समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन। रैखिक भी है क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह चर का घात एक ही दिख रहा है ना, दोनों दो चर है, दोनों जगह चर का घात एक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर चर कितने हैं? आप बोलोगे सर y है और z है, दो चर आ गया है ना, तो हमें दो चर दिख गया ना यहाँ पर, जबकि हमें क्या चाहिए था? हमें तो एक ही चर चाहिए था, हमें तो चाहिए था एक चर वाला, यहाँ पर दो चर आ गया, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो तीनों ही चीज आपको चेक करना होगा। अच्छा आशीष, आपका कोई डाउट है क्या? आप लेफ्ट राइट लिख रहे हो, एग्जैक्ट डाउट पूछो, क्या डाउट है आपका? अगर कोई डाउट है तो लेफ्ट राइट से मतलब नहीं, कहीं पर भी रह सकता है। हाँ, दिख रहा है कि दो चर है, ठीक है, वेरिएबल दो है, y भी है z भी है, दो चर है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया? यस और नो? तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो चर दिख रहे हैं। ठीक है, चलो और भी मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आप सीखो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंपली मैं लिख रहा हूँ x+5 बराबर 9y, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक x भी दिख गया, एक y भी दिख गया, x और y दो चर आ गए, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हो सकता है? हमें तो एक चर वाला चाहिए था। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2x - 9, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यस और नो? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? मैं सिर्फ 2x - 9 के बारे में पूछ रहा हूँ। तो अगेन आप बोलोगे सर यह तो समीकरण ही नहीं है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसको हम कहेंगे सर ये समीकरण ही नहीं है।
और जब समीकरण ही नहीं है तो आगे हम क्यों चेक करें कि एक चर वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो समीकरण ही नहीं है, भले ही ये एक चर वाला रैखिक बहुपद है। ठीक है, समीकरण नहीं। अगर मैं लिख दूं x² - 9 बराबर 8, ये बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन है, समीकरण तो है, चर भी सिर्फ x है, एक ही चर है, लेकिन चर का घात कितना है, 2 है ना, चर का घात 2 है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये रैखिक नहीं है, लिनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 आ गया है ना। तो इसको इसका आंसर नो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रैखिक नहीं है। तो ये ध्यान देना कि रैखिक नहीं है, रैखिक होने के लिए घात 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये याद समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिख दूं x - 9 बराबर 8, ये बताओ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? इसको देख के बताओ। तो इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक ही चर है x, इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि समीकरण भी है, समीकरण भी है, इक्वल टू का साइन दिखा है, इक्वेशन भी है। उसके बाद मुझे बताओ चर का घात कितना है, चर का घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, यस। ठीक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर हुआ? ये एक और उदाहरण मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं x+7 बराबर y, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर तो 2 चर आ गए x और y, है ना, तो x और y आ गया, तो एक चर वाला कैसे हो सकता है ना। तो इस टाइप से आपको क्या क्या देखना होगा, मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। पहला है कि समीकरण होना चाहिए, तो समीकरण होने के लिए जरूरी है कि वहां पर इक्वल टू का साइन हो, LHS हो, RHS हो, इक्वल टू का साइन हो। दूसरा चीज, एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, या तो x या तो y या तो z, कोई एक चर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, जो भी चर है, चर का जो घात है वो कितना होना चाहिए, आप लोग बताओगे चर का घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, तो चर का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर चर का मैक्सिमम पावर 1 से अधिक कहीं आएगा तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। जहां पर ये तीनों कंडीशन आपको मिलेगा वही आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, इसमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं मिलेगा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया तो आप लोग यस लिख के कंफर्म करिए, इसके बाद मैं आपसे पोल पूछूंगा। अगर कोई डाउट है तो एन लिख सकते हो या फिर डी लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट। ठीक है, तो अभी आपके लिए पोल में कुछ क्वेश्चन है, आपको बहुत ही जल्दी से आप कर लोगे। आपको बताना है निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। सिंपली आपको इसमें से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। तो चारों ऑप्शन को देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया तीनों ही कंडीशन को चेक करोगे आपको आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन सा लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल वाला। x-1 बराबर 0, x+1 बराबर y, x-5 बराबर z और x² -1 बराबर 0, ये 4 इक्वेशन लिखे हैं। तो अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है, अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है। तो बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। तो जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 3 बच्चे का आंसर क्यों नहीं आया है, आंसर कीजिए जाके जल्दी से। चलो 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 सेकंड और। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि सर इस ये मेरा डाउट है, या फिर पोल में कोई आंसर नहीं करने का कोई वजह है तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, अभी एंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा। जो आपको पहचानना क्या था, एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, सभी का आंसर ऑप्शन ए है क्या? हाँ, मैक्सिमम लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं, अगर ऑप्शन ए को देख रहे हो आप बोलोगे सर समीकरण है क्या,
पहला वाला समीकरण है क्या, तो हमें साफ दिख रहा है सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण है क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों। ठीक है, समीकरण तो है पहला वाला, उस पहला कंडीशन मुझे मिल गया, यस। दूसरा चीज मुझे देख के बताओ यहाँ पर चर कितने हैं, कितने चर हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही चर तो है सर एक्स, सिर्फ एक चर है एक्स, सिर्फ एक चर एक्स मुझे दिखा, सिर्फ एक्स, तो एक चर है ना, तो आप बोलोगे सर एक चर वाला भी ये है। अब मुझे बताओ उस चर के ऊपर घात कितना लिख रखा है, इस चर के ऊपर घात अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, एक, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं मतलब घात एक है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर समीकरण भी है, एक चर भी है, उसका घात भी एक है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, रीजन बता सकते हो कोई, माइक ऑन करके या चैट में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करके ही बता सकते हो। 2 चर है सर इसमें। वेरी गुड, ये समझे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मुझे दो चर दिख रहे हैं एक्स और वाई, है ना, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो दो चर दिख गए, है ना, एक्स दिख गया और वाई दिख गया। ऑप्शन सी इसी तरीके से सिमिलर है, यहाँ भी एक्स दिख गया, यहाँ पर जेड दिख गया, तो यहाँ पर भी दो चर आ गए, यहाँ पर कितने चर है एक्स और जेड, तो यह भी दो चर वाला हो गया, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, सर घात 2 सर है। इसमें पावर 2 है। वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, उसके बाद चर भी सर एक ही है, सिर्फ एक ही चर है, लेकिन उस चर के ऊपर घात कितना है, इसका घात हमें दो दिख रहा है, तो ये रैखिक नहीं हो सकता, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम अगर कोई आपसे पूछे तो कौन सा समीकरण है ये, द्विघात कहते हैं ना, घात जो है, वेरी गुड, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहोगे सर ये एक चर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, रैखिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, अच्छा समझाने के लिए मैं सारे ऑप्शन को समझाता हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप काफी जल्दी से कर पाओगे कि हाँ ऑप्शन ए मेरा सही होगा, यहाँ पर दो चेहरा नहीं होगा, यहाँ पर दो चेहरा नहीं होगा, यहाँ पर घात दो है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, काफी जल्दी आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, फिर से सेम क्वेश्चन है, निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही पहचानना है, बस आपको ध्यान से देखना है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन को थोड़ा बदला गया है, ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन सेम है, आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। तो तीन कंडीशन आपको चेक करना होगा, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि समीकरण होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि एक चर होना चाहिए और उस चर का घात एक होना चाहिए, रैखिक होने के लिए चर का जो घात है हमारा मैक्सिमम घात एक होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम घात एक होना चाहिए, समीकरण होने के लिए एलएचएस आरएचएस होना चाहिए, और एक चर का मतलब तो क्लियर है कि एक ही चर होने चाहिए। कुछ टॉपिक के जो नाम होते हैं ना उसी नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है, तो अगर नाम को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आप आंसर कर दोगे, मतलब ही समझ जाओगे। ठीक है, बस नाम को समझना है अच्छे से। चलो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, तो इसी तरीके से आपको मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर किया करें। ठीक है, स्किप मत किया करो कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर किया इस वाले का नहीं किया, है ना, आंसर ट्राई तो किया करो एटलीस्ट। 10 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो अभी जब इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो आपको पूछा गया है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है क्या, अच्छा आंसर तो ठीक है मुझे पता है, लेकिन आप बताओ ऑप्शन ए हो सकता है क्या, नो सर। अब रीजन बताओ क्यों, क्यों नहीं होगा ये समीकरण ही नहीं है। वेरी गुड, आप बोलोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है, यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो हमसे पूछा गया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जब समीकरण ही नहीं है तो एक चर वाला कैसे होगा, तो हम कहेंगे सर ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा क्योंकि ये तो समीकरण ही नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हो सकता है क्या, समीकरण तो इस बार दिख रहा है, 2 चर है। वेरी गुड, यहाँ पर दो चर है, एक्स और वाई आ गया, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई आ गया, दो चर आ गया सर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो तीनों कंडीशन दिख रहा है, समीकरण भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, चर कितना है तो सिर्फ एक्स है, एक ही चर है, तो दूसरा कंडीशन में मिला मुझे मिला यस, एक ही चर है, उस चर का घात कितना है तो चर का घात एक है, तो हम कहेंगे सर रैखिक भी है, तो समीकरण भी था, एक भी चर, चर भी एक ही था और उस चर का घात भी एक था, तो इसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है,
ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? सर पावर 2 है इसलिए नहीं होगा। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, चर भी सिर्फ एक ही है सर, लेकिन इसका पावर 2 है, तो ये रैखिक नहीं होगा। तो इसका रीजन आप बताना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलना सर ये रैखिक नहीं है ना। तो ये रैखिक नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको द्विघात कहें, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो आप कहोगे सर ये द्विघात है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर दिख रहा है? क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन को बदले गए। फिर से आप लास्ट इस क्वेश्चन को पहचानिए, इस वाले क्वेश्चन को पहचानिए। फिर से आपको वही करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, और जैसा अभी तक किया सेम उसी टाइप से, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, थोड़ी सी चीजें इसमें अलग है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए बोला जाता है। और इसी के आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले में दो चर हो जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, है ना। इसमें देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, और इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं। एक हिंट ये है आपके लिए कि हमें कभी भी अगर एक चर वाला देखना हो, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो चर कितने जगह पर लिखा गया है, हमें ये देखना होता है कि क्या क्या चर लिखे गए हैं। ठीक है, समीकरण के लिए आपको पता है सर LHS RHS होना चाहिए, रैखिक होने के लिए चर का घात एक होना चाहिए, और सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। तो कौन सा चर लिखा गया है, घात कितना है, और समीकरण है या नहीं है, तीन चीज चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी 5 ऐसे बच्चे हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो ये मैं कहता हूं कि ऐसे स्किप नहीं करना है, इस एक क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, एक आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आप सभी को आंसर देना है। तो अभी 4 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। 15 सेकंड रुकते हैं, अगर इसमें आपको टाइम लग रहा है तो 15 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। अभी 2 और बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। अच्छा, चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो आप लोग। डी डी डी, सभी का आंसर डी आ रहा है, मैक्सिमम सभी का आंसर डी आ रहा है। चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं आंसर हो सकता। क्यों, रीजन बता सकते हो? रीजन सीधे सीधे बोल दो सर, ये समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर तो y भी दिख गया और z भी दिख गया, दो चर आ गया ना, तो दो वेरिएबल आ गया। ये आंसर कैसे हो सकता है? हमें तो एक चर वाला चाहिए था, एक चर चाहिए था, है ना, एक वेरिएबल वाला चाहिए था। तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में सेम चीज दिख रहा है, x भी आ गया, एक चर y भी आ गया, और एक चर z भी आ गया। तो यहाँ पर तो 3 चर आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। हालांकि यह समीकरण था, रैखिक भी था, लेकिन ये 3 चर हो गया, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर तो कितने चर दिख रहे हैं, तो 3 चर हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 वेरिएबल हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं। तो 3 वेरिएबल दिख गए यहाँ पर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी को ये आंसर नहीं हुआ। सी होगा क्या आंसर? आंसर सी होगा क्या? सर यस, नहीं, क्यों? सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पावर पर 2 है आपको क्या इसलिए। पावर तो 2, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण यह कहेंगे सर इसका घात 2 हो गया, इसको द्विघात कह देंगे सर, रैखिक नहीं कहेंगे। हालांकि ये समीकरण है। सेकंड, चर भी सिर्फ एक ही है, एक ही चर है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक ही चर होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि चर कितने हैं, तो आप बोला सिर्फ एक्स है, एक ही चर है, लेकिन उस चर का घात 2 है, तो इसको हम कहेंगे सर ये द्विघात है, ये रैखिक नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी समीकरण है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि एक समीकरण है। दूसरा चीज, मैं पूछूं कि चर कितने हैं, चर की संख्या मुझे बताओगे? देखो, भले ही 2 जगह पर लिखा है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो सिर्फ एक्स को ही लिखा ना, 2 अलग अलग चर नहीं लिखा, एक ही चर को 2 बार लिखा। तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स एक्स है, सिर्फ एक्स है, तो हम कहेंगे सर एक चर वाला ही है ये, तो ये एक चर वाला कहलाएगा। ठीक है, एक चर वाला है। उसके बाद इस चर के ऊपर घात में देख लेता हूँ। अगर एक चर वाला आपने डिसाइड कर लिया, तो दोनों ही जगह पर देखो कि चर का घात कितना है। तो यहाँ भी चर का घात 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो चर का घात 1 है। तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर का घात कितना है,
तो इसका घात आप बोलोगे सर 1, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हुआ ये समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी क्यों है? भले ही दो जगह पर, यहां पर बस ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ये नहीं होना है कि कितने जगह पर लिखा गया है। भले ही दो जगह पर लिखा गया, दोनों ही जगह पर एक्स ही लिखा गया, अलग अलग चर नहीं लिखा गया, सेम चर को दो जगह पर लिखा गया, तो हम कहेंगे ये एक चर वाला है। ऑप्शन नंबर सी भी एक चर वाला ही था, लेकिन पावर 2 होने के कारण ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और बाकी तो दो दो चर वाले थे तो आंसर नहीं था। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं, बहुत ही सरल सा चीज है, समीकरण का हल। अच्छा, ट्रांसपोज मेथड से जो समीकरण को हल करने का जो तरीका है, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी बस ये सीखते हैं कि समीकरण का हल कहने का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहता है कि सॉल्यूशन निकालिए, तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि समीकरण का हल निकालिए। अगर मैं कोई भी एक समीकरण लिख दूं, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लिखता हूँ x+5 = 7 और इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका हल बताइए, तो हल बताने का मतलब क्या होता है, इसमें वेरिएबल क्या है मुझे बताओगे? यहाँ पर चर क्या लिख रखा है इस समीकरण में, वेरिएबल क्या है, चर क्या है, वेरिएबल क्या है? अच्छा, अभी नहीं बाय करना है, अभी लेफ्ट नहीं करना है किसी को क्लास, अभी है समय थोड़ा। तो वेरिएबल क्या है, चर क्या है, वेरिएबल बताओ कौन सा है? तो आप बोलोगे सर चर एक्स है, चर हमारा क्या है, एक्स है। तो इस एक्स का मान निकालना है आपको, सिंपली आपको बस एक्स का मान बताना है। तो ये समझ में आ रहा है कि समीकरण का हल कहने का मतलब क्या होता है। समीकरण का हल कहने का मतलब उसमें जो भी चर है उसका वैल्यू बताना है। अगर मैं कह रहा हूं 2m + 8m + 9m = 13 + 8, इसमें अगर पूछा जाए कि इसका हल बताइए, हल बताने का मतलब क्या हुआ, हल बताने का मतलब m का वैल्यू बताओ आप। समझ में आ रहा है? तो हल का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसका मान निकाल दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब एक चीज और जानना है, ये तो समझ लिया आपने कि हल का मतलब क्या होता है, कि हल का मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है उसका मान निकालना। अब जो भी इसका हल आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अलग अलग और भी इक्वेशन लिखकर, जो भी इसका हल होगा, अब ये तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन, तो आप हल डायरेक्ट बता सकते हो। जो भी इसका हल होगा, वो हल क्या होगा, इस समीकरण को संतुष्ट करना। एक वर्ड आपने सुना होगा, समीकरण को संतुष्ट करना, या इंग्लिश के स्टूडेंट हो आप लोग, इंग्लिश मीडियम के, तो सेटिस्फाई करना। इसका मतलब क्या होता है, हल समीकरण को संतुष्ट करता है, सॉल्यूशन जो भी होगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका यही मतलब होता है कि जो भी चर का मान आपका निकल कर आएगा, या जो भी दिया गया मान है, चर का जो भी दिया गया मान है, उस समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, उस मान पर एलएचएस और आरएचएस का जो वैल्यू हो वो बराबर हो जाए। वो अगर इक्वल आ जाएगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर बराबर नहीं आएगा समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। मतलब समझिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं, क्या x = 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं क्या x = 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है? बस आपसे पूछा जा रहा है, चेक करके मुझे बताइए। ठीक है, बस चेक करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, एलएचएस क्या है, एलएचएस आप बोलोगे सर x+5 है। ठीक है, एलएचएस में x का मान पुट कर दीजिए, तो x का मान कितना है, 2 दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 2 + 5, ये कितना आ गया, ये 7 आ गया। मुझे बताइए आरएचएस कितना है, यहाँ पर आरएचएस कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर आरएचएस भी 7 दे रखा है। तो यहाँ पर जब x का मान हमने 2 रखा, तो मुझे क्या दिख रहा है, x का मान 2 पर एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू बराबर है, और दोनों का वैल्यू 7 के बराबर आ गया, दोनों ही इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे सर यस सर, x = 2 इस समीकरण का एक हल होगा, ये हल है। समझ में आया? तो इसको कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करना। समझ में आया? एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, यानी हल नहीं। तो एक ये चेक करके मुझे बताओगे, x = 3 2x - 2 = 4 का हल है या नहीं है? बस ये चेक करना है, आप ये चेक करना है। हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो बाद में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अभी मुझे बस बताओ x = 3 इस समीकरण का हल है या नहीं, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं, आप चेक करिए। आप एलएचएस क्या बोलोगे, एलएचएस है हमारा 2x - 2, ये है 2x - 2। ठीक है, x का मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर x का मान यहाँ पर 3 के लिए पूछा जा रहा है, x का मान 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करोगे 2 × x के जगह पर 3 - 2,
ये कितना आया 2 3 जा 6 -2 और 6 में से 2 घटाओगे तो ये मिलेगा हमारे पास 4। ठीक है, अब मुझे बताइए RHS का मान कितना है। RHS कितना दे रखा है, RHS मतलब इक्वल टू के दाएं तरफ यानी 4, तो यहाँ पर RHS भी 4 है। तो हमें साफ दिख रहा है कि सर जब हमने x बराबर 3 रखा तो x बराबर 3 के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x बराबर 3 के लिए LHS जो है वो RHS के क्या आया, RHS के बराबर आया, दोनों ही 4 के बराबर आ गया। तो LHS RHS के बराबर है, इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे सर x बराबर 3 दिए हुए समीकरण का एक हल होगा, एक हल है, या कह सकते हैं एक हल होगा। समझ में आया कि समीकरण का हल है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। अगर 4 नहीं आता तो क्या कहते हैं, मान लो अगर सॉल्व करते हो 4 की जगह पर 8 आ जाता तो कहते हैं कि समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर LHS में अगर 8 आ रहा है, RHS में 4 आ रहा है, तो कहेंगे सर हल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, और अगले क्लास से हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम नजदीक